बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सैनिटाइजेशन के लिए केंद्र सरकार टनल के पक्ष में नहीं है। देश के कई राज्यों में देखा गया कि सैनिटाइजेशन के लिए एक टनल बनाकर लोगों को उसमें से गुजारा गया, उन पर दवा का छिड़काव किया गया, लेकिन इस पर कई बार आपत्ति भी आई। और अब केंद्र सरकार की ओर से बेहद अहम खबर यह आ रही है कि बाकायदा इसके लिए गाइडलाइन भी बहुत जल्द केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाएगी, क्योंकि सरकार ने कहा है कि सैनिटाइजेशन के लिए सिर्फ हाथ साफ करना जरूरी है। इस तरह से पूरा दवा का छिड़काव किसी इंसान पर करना ठीक नहीं है। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, सैनिटाइजेशन टनल पर क्या केंद्र सरकार का अब साफ रुख समझ में आ रहा है? देखिए, केंद्र सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया, हालांकि कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला, लेकिन ये साफ किया गया है कि जो सैनिटाइजेशन के लिए टनल का इस्तेमाल अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है और दिल्ली में भी इसी तरीके का चल रहा है। वो सरकार की तरफ से किसी तरीके की अप्रूवल नहीं ली गई है। इस टनल में किस तरीके के केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या चीज इस्तेमाल हो रहा है, उससे जो आम लोग हैं उससे गुजरते हैं। और ये इस मकसद से बनाया गया है, जिन भी एजेंसियों ने बनाया है, कि उसके नीचे से अगर आप जाओगे तो आप पूरी बॉडी आपकी सैनिटाइज हो जाएगी। तो सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि 1 या 2 दिन के अंदर गाइडलाइन बनाई जाएगी। हालांकि सरकार ने आपत्ति जताई है कि जो भी कुछ किया गया है वो ठीक नहीं है, इस तरीके का नहीं होना चाहिए। जी, तो ये एक बेहद अहम बात भी कि केंद्र सरकार इस तरह के टनल के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। बहुत जल्द इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर सकती है कि सैनिटाइज करने के लिए एक टनल बनाकर दवा का छिड़काव लोगों पर किया जाए, लोगों को उसमें से गुजारा जाए। सरकार ने देश में कोरोना के मरीजों के इलाज की सभी तैयारियां पूरी होने का दावा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को इलाज को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने देश में कोरोना के इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम मौजूद हैं, ये भी कहा है। उन्होंने पिछले 24 घंटों में कोरोना के 909 नए मरीज सामने आने की जानकारी दी और इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 8,354 होने की जानकारी दी। हालांकि उन्होंने स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने का भी दावा किया। अगर हम अपने केसेस को पिछले कुछ दिनों से एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि 29 मार्च को हमारे 979 पॉजिटिव केसेस थे और इस तरह करके धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आज की तारीख में हमारे पास मान लीजिए 8,356 पॉजिटिव केसेस हैं। तो जैसे इससे पहले हम लोगों ने बात की है कि इसमें से करीब 20% केसेस जो होंगे वो कि मॉडरेट सिम्टम्स या जिनको आईसीयू सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो अगर हम उसके हिसाब से इसका विभाग करते हैं तो हम देखते हैं कि आज भी हमारे को 1,671 ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको कि स्पेसिफिकली ऑक्सीजन सपोर्ट या क्रिटिकल केयर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो यह फिगर मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूँ कि ताकि हम समझें, कहीं पर कोई भी पैनिक क्रिएट ना हो, कहीं पर प्रॉपर क्लैरिटी रहे कि गवर्नमेंट इज़ अवेयर, गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग इट्स थिंग्स in being over prepared so as to manage the situation। 4 अप्रैल का डेटा देखें तो अगर हमें 580 बेड की जरूरत थी तो हमारे पास 67,500 के करीब बेड्स फील्ड में अवेलेबल हैं। और इसी तरीके से अगर 9 अप्रैल का डेटा अगर आप देखें तो अगर हमारे को 1,100 के करीब बेड्स की ज़रूरत थी तब हमारे पास 85,000 के करीब बेड्स अवेलेबल थे। और इसी तरीके से अगर हम आज की बात करें कि हमें अगर 1,671 बेड्स की ज़रूरत है तो देश में कोविड के मैनेजमेंट के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में 1,05,000 के करीब बेड्स हमारे पास अवेलेबल हैं 601 हॉस्पिटल में। जैसे जैसे दिन प्रतिदिन हमारे केसेस की संख्या बढ़ रही है, बीइंग ओवर प्रिपेयर्ड, बीइंग एक्स्ट्रा कॉशियस, देश के लेवल पर हम अपने नंबर ऑफ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स और इसके साथ ही नंबर ऑफ अवेलेबल आइसोलेशन बेड्स को बढ़ाते जा रहे हैं। पटियाला जिला की सनौर सब्जी मंडी के बाहर कार सवार बदमाशों ने आज सुबह पुलिस पर हमला बोल दिया। ये घटना सुबह 6 बजे की बताई जा रही है। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दरअसल कार सवार कुछ बदमाशों ने सब्जी मंडी के बैरिकेड को तोड़कर वहां से भागने की कोशिश की और जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो कार में सवार 4 बदमाशों ने पुलिस पर तलवार से हमला बोल दिया। इस हमले में एक एएसआई का हाथ काट दिया गया और मौके से फरार होकर एक गुरुद्वारे में ये लोग जाकर छिप गए। बाद में पुलिस ने सिलसिले में 9 लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। तो पंजाब के पटियाला में पुलिस की टीम पर आज सुबह 6 बजे उस वक्त हमला हुआ जब इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी पुलिस और ये बैरिकेड तोड़कर आगे जाने लगे। ऐसे में पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई। पुलिस की टीम पर इन्होंने हमला किया जिसमें एक एएसआई का हाथ भी काट दिया गया। बाद में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया।
ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ SHO ਸਦਰ ਪਟਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਕੂਣੀ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਬਾਜੂ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ASI ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। कोरोना और कर्फ्यू के दौर में पटियाला में एक बड़ी घटना हुई है। यहाँ पर पटियाला में निहंगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। उसके बाद निहंग इस गुरुद्वारा साहिब में आ गए, यहाँ से वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। पुलिस ने एक बड़ा ऑपरेशन किया। यहाँ पर 8 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और 12 बजे के करीब वो ऑपरेशन खत्म हुआ। पुलिस ने ऑपरेशन के बाद दावा किया है कि उन्होंने बहुत सारे देसी हथियार बरामद किए हैं, कट्टे बरामद किए हैं और बहुत सारा नशा बरामद किया है। और पुलिस कह रही है 35 लाख रुपया यहाँ से बरामद किया गया है। तो पंजाब पुलिस ने पटियाला में घटना कैसे हुई, सुबह सब्जी मंडी में निहंग सब्जी लेने गए, उनके पास नहीं था। पुलिस ने उनसे पूछा कि पास दिखाइए, पर उसके बाद एक निहंग ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी हैं जो वो जख्मी हुए। एक पुलिसकर्मी चंडीगढ़ PGI में दाखिल हैं। तो उसके बाद पुलिस ने ये ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के बाद वो लोग मान नहीं रहे थे सरेंडर करने को, नेगोशिएशन चल रही थी, लगातार अनाउंसमेंट्स हो रही थी इसी गुरुद्वारा में। पर उसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन किया और उनको अरेस्ट किया है। 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत बड़े पैमाने पर हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन पूरा हो चुका है। और पुलिस ने यह भी दावा किया है कि वो ऑपरेशन नहीं करना चाहते थे, वो नेगोशिएशन करना चाहते थे। उन्होंने आके कहा था कि क्राइम हो गया है, आप सरेंडर कर दीजिए। पर जो निहंग सिंह थे वो सरेंडर नहीं कर रहे थे। हालांकि सिख पंथ में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, खास तौर पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी इस घटना की निंदा की है। सिख जो इंटेलेक्चुअल है उन्होंने भी इस घटना की निंदा की है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये असली निहंग नहीं थे जिन्होंने ये किया। तो इस मामले को लेकर लगातार पंजाब में एक बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि पंजाब में कर्फ्यू है और कोरोना पूरे देश में है, तो कर्फ्यू और कोरोना के दौर में इस तरह की घटना होना बहुत बड़े सवाल भी खड़े कर रही थी। तो पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में नाके और मुस्तैद किए जाएंगे। पटियाला में सब्जी मंडी के पास पुलिस पर हमला करने के बाद बदमाश एक गुरुद्वारे में जाकर छिप गए थे। बदमाशों का पीछा करने वाली पुलिस ने गुरुद्वारे को घेर कर आरोपियों से आत्मसमर्पण की अपील की। पटियाला के पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे में जब पुलिस गिरफ्तारी करने पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर हमला किया। लिहाजा बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बाकायदा एक ऑपरेशन चलाया। दोनों ही तरफ से गोली भी चली, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने गुरुद्वारे की तलाशी ली, जिसमें भारी तादाद में हथियार और तलवारों के साथ एक पेट्रोल बम के अलावा 5 बोरी अफीम बरामद हुई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यही है कि जिस गुरुद्वारे से इन लोगों को पकड़ा गया, जिस गुरुद्वारे में लोग छिपे हुए थे, उस गुरुद्वारे के भीतर से पुलिस को हथियार मिले हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। पेट्रोल बम और 5 बोरी अफीम भी मिली। 35 लाख रुपए बरामद किए। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने पटियाला में हुई घटना की कड़ी निंदा की है। उनका कहना है कि इस घटना से किसी धर्म को जोड़कर ना देखा जाए, ये कुछ शरारती तत्वों की करतूत है। जो पटियाला में इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर पुलिस के ऊपर हमला किया गया, हम इसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। किसी को भी ऐसा अधिकार नहीं है कानून को हाथ में लेने का। और ऐसे वक्त पे जब पूरी मानवता के ऊपर एक बहुत बड़ी विपदा आई हुई है, हमें सबको मिलकर कानून का पालन करना चाहिए और इस दुख की घड़ी में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। पर मैं सबसे अपील करना चाहता हूं, इस घटना को किसी धर्म के साथ जोड़कर ना देखा जाए। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील HS फुल्का ने पुलिस पर हमले में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसमें मुलजिम है वो तो पहचाने हुए हैं। 2 दिन के अंदर अंदर इसमें चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए और कोर्ट्स आजकल फ्री हैं और इस दिन में 10 दिन के अंदर अंदर इसका ट्रायल जो कंप्लीट होना चाहिए। और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है और हाथ काटा है और इसमें उम्र कैद की सजा बनती है। 10 दिन के अंदर अंदर ट्रायल खत्म करके उम्र कैद की सजा मुलजिमों को देनी चाहिए, ताकि सारे देश में ये मैसेज जाए कि इस टाइम पे कोई भी मेडिकल स्टाफ या पुलिस के साथ कोई भी इस तरह के घिनौने जुर्म करेगा, उनको सख्त सजा दी जाएगी।
और इस वक्त कोरोना से जुड़ी एक बड़ी खबर तमिलनाडु से आ रही है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कोरोना के एक मरीज पर डॉक्टर पर थूकने के आरोप में हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि इलाज के दौरान मरीज ने डॉक्टर पर थूका। पुलिस ने इसे गंभीर अपराध बताया और आरोपी मरीज के खिलाफ केस दर्ज करने का दावा किया है। तो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मरीज पर हत्या की कोशिश का केस तब दर्ज हुआ है जब यह आरोप लगा कि मरीज ने इलाज के दौरान डॉक्टर पर थूका और इसको अपराध की श्रेणी में रखते हुए पुलिस ने इस मरीज पर केस दर्ज कर लिया है। मेघालय की सरकार ने कोरोना से जंग के बीच मदद की एक मिसाल पेश की है। मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष मेतबा लिंगदो ने ऐलान किया कि राज्य के सभी विधायक अपने वेतन का 10% हिस्सा अगले 1 साल मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। विधायक की राशि कोरोना से लड़ने के लिए दान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष मेतबा लिंगदो ने उप मुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग और विपक्ष के नेता मुकुल सांगमा से चर्चा करने के बाद यह फैसला लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस फैसले के अलावा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम के बारे में भी चर्चा की। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान चलाया है। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कला का सहारा लिया है। सड़क पर कोरोना से बचाव और लॉकडाउन तक घरों में ही रहने की सलाह देने वाले स्लोगन लिखे गए हैं, जिसके जरिए पुलिस लोगों को संदेश दे रही है कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। रास्ते से गुजरने वाले जब पुलिस की ये पेंटिंग और स्लोगन देखेंगे तो उन्हें घर में ही रहने का संदेश मिलेगा। गुजरात के राजकोट में कोरोना से लड़ने के लिए लोग अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश करने में जुटे हैं। ऐसे ही कोशिशों के बीच एक महिला ने फेस मास्क बनाकर इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। निधिबेन चौटलिया नाम की इस महिला ने सिर्फ 40 रुपए की लागत से मास्क तैयार किया है। ये मास्क चेहरे को कवर करता है और इसे कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निधिबेन ये मास्क पुलिस के जवान, महानगर पालिका के कर्मचारी और मेडिकल टीम को बांट रही हैं। कोविड-19 का हाइप जो बहुत ज़्यादा है शहर में, तो उसके लिए हम क्या मदद रूप हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेशली ये डिज़ाइन डेवलप की है फेस मास्क की। तो ऐसे ही और ये दिस इज़ रियली सक्सेसफुल जो डॉक्टर्स के लिए और सोशल वर्कर्स के लिए और पुलिसमैन के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार मास्क बनाएं, जिससे राजकोट और उसके आजू बाजू के सिटी में किसी को भी कोई प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत और मुश्किलों को पार करके आदिवासी इलाके में मदद पहुंचाई। ऊंची पहाड़ियों पर जंगल के इलाके में रहने वाले आदिवासियों को खाने पीने और दवाओं की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस के जवानों ने देखिए किस तरह से अपने कंधों पर कई किलो राशन ढोया और 1800 फीट ऊंची पहाड़ी पर कई घंटों की चढ़ाई करके ये राशन आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाया। और एक बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी इस वक्त की, कुल मिलाकर 8,447 मामले अब देश में कोरोना मरीजों का, ये एक नया आंकड़ा इस वक्त स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। और साफ तौर पर जो एक सबसे आश्चर्यजनक बात वो ये कि 24 घंटे में ही 918 नए केस कोरोना के सामने आए हैं। अब तक के 24 घंटे में बढ़ने वाला ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। लेकिन 765 लोग इस बीमारी में ठीक भी हुए हैं इलाज के बाद और 273 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। रवि सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, 24 घंटे में ये एक सबसे बड़ा आंकड़ा है, लगातार तेजी से बढ़ता हुआ। स्वास्थ्य मंत्रालय क्या और जानकारी इसके अलावा दे रहा है? देखिए प्रशांत, अब तक 24 घंटे में जो रिकॉर्ड रहा है वो 1000 से ज्यादा नए केस आए हैं, यानी कि 918 ये नए मामले सामने हैं 24 घंटे में। तो इसको सबसे बड़ा हालांकि आंकड़ा नहीं कह सकते। और 31 मौत दर्ज हुई है। अब तक तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहा है, 40
डेथ 24 घंटे में। तो फिलहाल अब से थोड़ी देर पहले ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाम के 4 बजे, जिसमें यही कहा गया कि जो आंकड़े हैं, जैसे जैसे टेस्टिंग के इक्विपमेंट, फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, नए केसेस इसी तरीके से आते जाएंगे। यानी कि अब तक उस तरीके से सिस्टम नहीं था, लेकिन लगातार कोविड के अस्पताल बढ़ाए गए हैं, टेस्टिंग की फैसिलिटीज बढ़ाई गई हैं, तो आंकड़े लगातार दर्ज होते जा रहे हैं। और उन जगहों पर भी टेस्ट कराया जा रहा है जहां पर अभी तक टेस्ट नहीं हो रहा था। तो फिलहाल ये आंकड़े अभी आने वाले दिनों में भी लगातार बढ़ेंगे। हालांकि ये सरकार जरूर कर रही है कि राज्यों की तरफ से जो बार बार कहा जा रहा है, डिमांड की गई है कि लॉकडाउन बढ़ाने के लिए, तो उस पर सरकार अभी विचार कर रही है। जल्द ही इसको लेकर फैसला होगा और अनाउंसमेंट भी हो सकता है। तो कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन औसत घटा है और 765 लोग इसमें ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से लड़ने और कोरोना के मरीजों के इलाज में सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक जुटा हुआ है, जिसमें पीपीई किट की कमी एक बड़ी समस्या बन गई है। इससे निपटने के लिए गुजरात के नवसारी में पीपीई किट बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। एक निजी कंपनी ये पीपीई किट बनवा रही है और एक दिन में 300 से ज्यादा पीपीई किट तैयार की जा रही हैं, जबकि अगले 15 दिनों में करीब 40,000 पीपीई किट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना सूट जो बन रहा है वो डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये एंटीबायोटिक सूट रहता है जिसमें कोरोना वायरस की कोई भी असर होती नहीं है इसके अंदर। और ये टोटल 40,000 पीस का ऑर्डर मेरे पास आया है और हम डेली का 200 से 250 पीस अभी यहाँ से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 8 साल की एक बच्ची ने कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दिया है। अपने जन्मदिन के मौके पर इस बच्ची ने अपनी गुल्लक के सारे पैसे दान कर दिए और पुलिस वालों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बच्ची ने कुल 21,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए और देखिए फिर उसने किस तरह से पुलिस के कर्मचारियों के साथ अपने जन्मदिन का केक काटा। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा। बेटा कस के बोलिएगा। सौम्या जी, आज आपका बेटा बर्थडे था, तो हैप्पी बर्थडे। आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा। और जो आपके जो बर्थडे मनाने के जो था, तो आपने उसको पैसे का क्या किया? तब पैसा इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर को दिया। अच्छा, वेरी गुड। बड़े ही खुशी और गर्व की बात थी कि एक 8 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था, उसने अपनी प्रेरणा से निश्चय किया कि उसने जो उसकी धनराशि उसने जमा की थी 21,000 रुपये, वो उससे अपना जन्मदिन ना मनाकर सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में, जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता हेतु इकट्ठा किया जा रहा है, उस कोष में जमा किया है। लॉकडाउन के बीच हैदराबाद में फंसे अमेरिकी नागरिकों को विशेष विमान से भेजा जा रहा है। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के 2 विशेष विमानों के जरिए अमेरिकी नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। एक फ्लाइट में 70 जबकि दूसरी फ्लाइट में 96 अमेरिकी नागरिक सवार थे। गुजरात के मोरबी में ड्रोन से गुटखा और पान पहुंचाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। एक मकान से दूसरे मकान की छत पर गुटखा पहुंचाने का टिकटॉक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें गुजरात के मोरबी की हैं और ये शख्स इस तरह से इस ड्रोन का इस्तेमाल करके, जो ड्रोन के नीचे आपको लटकता हुआ सामान दिख रहा है, ये दरअसल पान और गुटखे के पैकेट हैं, जो ये शख्स एक मकान की छत से दूसरे मकान की छत में पहुंचाने की फिराक में था। पुलिस को पता चला और इस शख्स पर कार्रवाई की गई। इसे हिरासत में ले लिया गया है। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है। इसी कड़ी में मुंबई के रहने वाले 21 साल के त्रिलोक सावंत नाम के लड़के ने 250 रुपए की कीमत का पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार करने का दावा किया है। त्रिलोक के मुताबिक ये वेंटिलेटर किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। त्रिलोक इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में पुलिस ने तबलीग के पदाधिकारी मौलवी अब्दुल हई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोरोना पॉजिटिव मौलवी अब्दुल पर पोखरण के कई इलाकों में संक्रमण फैलाने का आरोप है।
बताया जा रहा है कि अब्दुल मरकज में शामिल हुए लोगों के संपर्क में थे और 17 मार्च को पोखरण लौटे थे। दिल्ली के मरकज से लौटे तबलीगी जमात के जो लोग पोखरण आए थे वो भी 23 से 26 मार्च तक यहाँ मदरसे में मौलवी के पास रुके थे। पुलिस ने फिलहाल महामारी फैलाने के आरोप में मौलवी पर मामला दर्ज करके जांच तेज कर दी है। इनकी मूवमेंट जो थी वो जिले से काफ़ी बाहर जगहों में थी, स्पेशली देवबंद, यूपी, टोंक, चुरू और बीकानेर जैसी मूवमेंट इनकी थी। और सर्वे टीम 2 बार जाने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ का खुलासा नहीं किया। अगर किया होता तो टीम इसको आइसोलेट कर लेती और मे बी ये चीज़ आगे नहीं होती जो हुआ। और लॉकडाउन की इन्होंने पालना नहीं की और सर्वे टीम को ये जानकारी नहीं दी कि ये बाहर गए थे। इनको मद्देनज़र रखते हुए और जो निज़ामुद्दीन से लोग आए थे इनके साथ बड़ली में मस्जिद में साथ में रुके थे, इसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने बड़ली को तो सील किया ही है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर काम संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालयों में जाकर काम शुरू करने को कहा गया है। जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं वो रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करना होगा। तो सोमवार से मंत्रालय जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को और अधिकारियों को कहा है कि वो सोमवार से यानी कल से अपने मंत्रालय और दफ्तर जाकर कामकाज संभालें और सी और डी ग्रुप के जो कर्मचारी हैं कम अटेंडेंस के साथ रोटेशनल बेसिस पर वो अपना काम कर पाएंगे। केरल के एर्नाकुलम में एक बच्चे ने कोरोना से बचाव की कोशिशों में अपना योगदान दिया है। 8वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे ने अपने घर पर खुद ही हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया है। मिदिलाज नाम के इस बच्चे ने सैनिटाइजर और हैंड वॉश बनाना इंटरनेट पर सीखा। इस काम में बच्चे के माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। तस्वीरें केरल के एर्नाकुलम की और ये बच्चा अपनी मेहनत से इंटरनेट के जरिए हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा के करनाल में लॉकडाउन में लोगों को घर में रहने की एक अनोखी कोशिश दिखाई दी। प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए यमराज और चित्रगुप्त के भेष में एक टीम बनाई है जो घर से बाहर निकलने वालों को यमराज का डर दिखा रही है। ये लोग कुछ जगहों पर नाटक भी कर रहे हैं और लोगों से कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की अपील कर रहे हैं। मान जाओ घरोंडा वासियों, मान जाओ, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना और 1-1 मीटर की दूरी बनाकर रखना। चित्रगुप्त जी महाराज, हमारे आदेश का पालन किया जाए। जी महाराज। घरोंडा वासियों, ये जो कोरोना बीमारी है ये बहुत ही भयंकर बीमारी है। देश भर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती की तस्वीरों के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक अनूठी तस्वीर सामने आई है। चंद्रपुर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिना वजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों की आरती उतारी और उन्हें फूलों की माला पहनाई। यही लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए ये कहते हुए तालियां भी बजाई गई कि उन्हें लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की तस्वीरें, लॉकडाउन तोड़ने वालों के ऊपर फूल बरसाए गए, उनकी आरती उतारी गई और इस तरह पुलिस ने एक अनोखे तरह से उन्हें संदेश देने की कोशिश की। आपण बेफिकीर कोरोनाला न घाबरता, कुठल्याही परिस्थितीत काहीही न घाबरता आपण। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान निकलने की वजह से उरुग्वे की राजनयिक को साइकिल चलाते हुए पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने उरुग्वे की राजनयिक को लॉकडाउन के बारे में बताया और उनसे कानून के पालन की बात की। इसके बाद उरुग्वे की राजनयिक रौब दिखाते हुए पुलिस के साथ बहस में उलझ गई। Lockdown directive. Honorable PM. I know. Ask the minister. You have to receive that. We didn't receive anything. Our MEA has already issued mandate. I can show you. You want to see the email of the MRC? I didn't. No, you are not following the lockdown directive. Honorable PM. Your honorable is very honorable, but we didn't receive anything. No, you are not. You are not obeying. You are not obeying. Okay, I will obey. You are disobeying the law or need of the time. राजस्थान में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 10 हो गई है। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक 13 साल की बच्ची की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की रहने वाली ये बच्ची
आंतों की सर्जरी के सिलसिले में अस्पताल में भर्ती हुई थी, लेकिन कल इस बालिका ने दम तोड़ दिया और बाद में जब उसकी जांच रिपोर्ट आई तो उसमें कोरोना पॉजिटिव ये रिपोर्ट आने की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजस्थान में अब तक 33 में से 24 जिलों में कोरोना के केस मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा जयपुर में 303 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि पूरे राजस्थान में 51 नए पॉजिटिव मामलों के साथ कोरोना के 751 मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली के पास गुरुग्राम में 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र ने 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला चेहरे का कवर तैयार किया है। उन्होंने बताया कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाला सुरक्षा उपकरणों की खबर मिलने के बाद उन्होंने फेस शील्ड बनाने पर काम शुरू किया और अपने कमरे में ही 3D प्रिंटिंग मशीन की मदद से इसे बनाने में कामयाबी हासिल की। छात्र का दावा है कि उन्होंने महज 70 रुपए खर्च करके फेस शील्ड तैयार की है। शुरुआत में उन्होंने कई लोगों को ये फेस शील्ड मुफ्त में बांटे और अब उन्होंने आसपास के अस्पतालों से करीब 600 फेस शील्ड बनवाने का ऑर्डर लिया है। मिहिर, कैसे तैयार करते पहले तो वो बताएं। तो बेसिकली हम इसे 3D प्रिंटर कहते हैं। ये ऑनलाइन डिज़ाइन है जो डॉक्टर देश विदेश में डिज़ाइन करा है। हम इसको ये जो प्लास्टिक का एक स्पूल होता है, ये मशीन इसको यहाँ खींच के इस पाइप में डाल के यहाँ पिघलाता है। पिघला के ये डिज़ाइन बना बना के धीरे धीरे ये एक मास्क बन जाता है। लगभग आधा घंटा लगता है एक बनने में और ये पूरा स्टैक बन के मैं बाद में अलग अलग कर देता हूँ। फिर हम ऐसा एक शेप आता है जो सर पे जाता है और हम इस पर ये एक प्लास्टिक का शीट डालते हैं। तो ये प्लास्टिक ऐसे जाता है और ये तैयार, और फिर हम इसको डॉक्टरों को बांट देते हैं। तो ये कहाँ से कैसे आपको दिमाग में आया कि आप बनाए? पैशन तो आपके कमरे को देख के लग रहा है कि ये छोटी फैक्ट्री लग रही है। तो पैशन कैसे है कि कोरोना में इस तरह का मास्क शील्ड जो है, फेस शील्ड तैयार करना है? तो कोरोना वायरस के टाइम में हम सबको एक साथ आके ये जंग लड़ना है और ये पैशन मेरा था ही। और मैंने देखा कि ये पीपीई कम पड़ रहा है तो मैंने सोचा यार हमारे घर पे तो 3D प्रिंटर है तो हम प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। जोन वो हैं जो कि हाई रिस्क जोन है, वहाँ पे भी हम सैनिटाइजेशन ड्राइव शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारे को पीआई इंडस्ट्रीज़ एक हैं जिन्होंने हमें 10 हाईटेक जापानीज़ मशीन्स दी हैं, बड़ी बड़ी मशीन्स दी हैं, जो एक मशीन 20,000 स्क्वायर मीटर प्रति घंटे के हिसाब से सैनिटाइजेशन कर देती है। इन 10 मशीनों को पीआई इंडस्ट्रीज़ का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये हमें ये फ्री में दे रही हैं। हम इनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और इसके अलावा 50 मशीन हम दिल्ली जल बोर्ड की जो छोटी मशीन्स हैं उनको हम इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग 60 मशीनों के द्वारा दिल्ली के सारे कंटेनमेंट जोन्स के अंदर और जो रेड जोन्स होंगे और हाई रिस्क जोन्स के अंदर हम लोग सैनिटाइजेशन का मैसिव प्रोग्राम कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आपकी सेहत के लिए हम सब कुछ कोशिश कर रहे हैं, कोरोना से बचने के लिए सब कुछ कोशिश कर रहे हैं। जो भी प्रयत्न हम कर सकते हैं, जो भी दूसरे देशों से सीखने को मिलता है कि ये भी किए जा सकते हैं, वो सभी प्रयत्न हम कर रहे हैं। साथ साथ आपको जो गरीब लोग हैं उनको राहत पहुंचाने के लिए भी सारे प्रयास कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं गरीबों को खाना डेली खिलाया जा रहा है, लंच और डिनर खिलाया जा रहा है। 71 लाख लोगों को राशन दे दिया गया है, जो दिया जा रहा है, जो कि राशन कार्ड होल्डर हैं। लगभग 23 लाख लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड होल्डर नहीं हैं, उन्होंने अप्लाई किया है राशन लेने के लिए। उनको भी राशन दिया जा रहा है अलग अलग स्कूलों के माध्यम से। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए थे। और आज मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जो हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं, ये ग्रामीण सेवा वाले हैं, टैक्सी ड्राइवर्स हैं, उन सब लोगों को जिन जिन के पास 2 कंडीशंस हैं, वैलिड करंट ड्राइविंग लाइसेंस है, एक्सपायर नहीं होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, करंट होना चाहिए, और जिनके पास वैलिड करंट बैज है। कई लोगों के बैज एक्सपायर हो गए, उनको नहीं मिलेगा, हो सकता है फिर इसका मतलब वो ड्राइवर का काम नहीं कर रहे। जिनके पास वैलिड करंट बैज है और जिनके पास वैलिड
करंट ड्राइविंग लाइसेंस है। कल सुबह से दिल्ली सरकार की ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट शुरू हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके अपना बैंक अकाउंट नंबर दे दीजिए। हमारे पास आपका बैंक अकाउंट नंबर नहीं था जिसमें हम आपके पैसे डालते। आप अपना बैंक अकाउंट नंबर आप उसमें अप्लाई कर दीजिए। आपके अकाउंट में हम 5,000 रुपये डलवा देंगे ताकि इस विपदा की घड़ी में आपको थोड़ा सा मदद मिल सके। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, आप सब लोग, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। देश इस वक्त बहुत बड़े संकट में है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। मोदी सरकार ने हर देशवासी को सुरक्षित रखने में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन इसी देश में कुछ लोग कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तबलीगी जमात पर उठ रहा है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस जमात के लोगों ने कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या को बड़ी संख्या में बढ़ा दिया है। और इससे भी शर्मनाक यह है कि इतना बड़ा अपराध करने के बाद भी इस जमात के सैकड़ों लोग अलग अलग राज्यों में छुप कर बैठे हैं। आखिर ये कैसी जमात है जो देश के खिलाफ आघात करने में जुटी है? तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल हैं, जो कह रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर डिटेंशन सेंटर जैसे हैं, यानी लोगों को डरा रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में आपका बहुत बुरा हाल होगा। ये कहकर कपिल सिब्बल लोगों को उकसा रहे हैं, डरा रहे हैं। कोरोना को लेकर जमात से जुड़ी कई खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन जो दावा शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने किया वो पूरे देश को झकझोर देने वाला है। तबलीगी जमात ने कोरोना वायरस के जरिए आत्मघाती हमला हिंदुस्तान पर करने की साजिश की थी। जमातियों की साजिश 1 लाख से ज्यादा हिंदुस्तानियों को मारने की थी। जाकिर नाइक जो मलेशिया में रह रहा है, उसका भी इस साजिश में शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। जो जमाती बम डिफ्यूज होकर अस्पताल पहुंच गए हैं, वो डॉक्टरों को इसलिए परेशान कर रहे हैं कि डॉक्टर हिम्मत हार जाए। ये साजिश का दूसरा पार्ट हो सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ दावे का नहीं, जरा महाराष्ट्र के गृह मंत्री का ये बयान भी सुन लीजिए। तबलीगी समाज के लोगों की वजह से 35% कोरोना पेशेंट में इसमें इजाफा हुआ है, इसमें बढ़ हुई है। इतना बड़ा संकट सभी राज्यों के सामने ये संकट है। आज की तारीख में 56-57 लोग ऐसे आज भी है कि जिन्होंने अपना मोबाइल बंद करके कहाँ तो भी छुपे हुए हैं, उसके लिए हम उनको हिदायत दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी उन्होंने सुना नहीं, तो उसके ऊपर कड़क कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट करेगी। इससे पहले तबलीगी और एक बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने खुद इसे महसूस किया है। जबरदस्त झटका भूकंप का दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा आसपास के इलाकों में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। एक जबरदस्त झटका लोगों ने इस पूरे राजधानी क्षेत्र में महसूस किया है। खास बात यह कि ऐसे में जबकि कोरोना की दिक्कत से लोग घरों में अभी भी लॉकडाउन में हैं, ऐसे में हर किसी ने इस भूकंप के झटके को महसूस किया है और एक बड़ा झटका लोगों ने महसूस किया है। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या और पता चल पाया एनसीआर में भूकंप के इस झटके के बारे में? देखिए, अभी तक इस बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा इसका जो केंद्र होगा, लेकिन दिल्ली एनसीआर में अचानक कुछ देर पहले लगभग 5:45 पर अचानक कंपन महसूस हुआ। लोग घरों से निकले हैं बाहर, क्योंकि एकदम से लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इस वक्त सभी लॉकडाउन में घरों में रहते हैं। तो उसी दौरान अचानक भूकंप को लोगों को महसूस हुआ और कई जगह पर दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं भूकंप को लेकर। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि इसका जो केंद्र था वो किस तरफ है। कुछ देर बाद ये साफ हो सकेगा। प्रशांत, लेकिन सिर्फ दिल्ली नहीं, आसपास के कुछ और इलाकों जैसे गाजियाबाद और नोएडा में भी इस तरह के झटके महसूस किए गए हैं। किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं जो आप तक पहुंच भी पाए हों? देखिए, जिस तरह से अभी कुछ देर पहले जैसे भूकंप आया है, तो उसके बाद लोगों ने अचानक अलग अलग जो ग्रुप्स हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से हालचाल पूछा है कि क्या आपके वहां पर भूकंप है, क्योंकि दिल्ली के जहांगीरपुरी या पश्चिमी दिल्ली हो या दिल्ली एनसीआर हो, नोएडा, गाजियाबाद, सभी जगह भूकंप का झटका एक साथ ही लोगों ने महसूस किया है। और उसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि कहाँ क्या कोई नुकसान है या फिर कितना उसका रिएक्टर स्केल है, ये अभी इस बारे में पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ देर बाद ही प्रशांत ये खुलासा होगा, क्योंकि जिस तरह से भूकंप के झटके लोगों ने
ने महसूस किए हैं पूरे दिल्ली एनसीआर और दूसरे इलाकों में, तो कहना ये मुश्किल नहीं होगा कि इसका जो केंद्र था वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जितना रिएक्टर स्केल में अभी भूकंप का जो मापा जाएगा वो कुछ देर बाद पता चल पाएगा। और ये बेहद अहम है ऐसे में जबकि लॉकडाउन की वजह से हर कोई घर में है इस वक्त और भूकंप का ये झटका महसूस किया गया है दिल्ली एनसीआर के इस क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश का ही लगा हुआ गाजियाबाद का इलाका है, नोएडा का इलाका है, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भी लोगों ने इसे महसूस किया है। बड़ी तादाद में लोग इस तरह से महसूस करने के रिएक्शन भी दे रहे हैं। लेकिन दीपक, जो सबसे खास बात है, क्या कुछ पता चल पाया है कि कितनी तीव्रता का ये भूकंप रहा होगा? देखिए, अभी तक इस बारे में जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो इस बारे में कह नहीं पाए हैं, लेकिन जो जिस तरह का ये कंपन था उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक डर जरूर बैठ गया था, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन की वजह से सभी लोग, दिल्ली एनसीआर हो चाहे पूरा देश हो, वो घर के अंदर है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा समेत कई ऐसे इलाके हैं एनसीआर के जहां पर भूकंप को महसूस किया गया, भूकंप का झटका महसूस किया गया था, क्योंकि लोग अचानक घरों से बाहर निकले थे और एक दूसरे से हालचाल पूछते नजर आए, क्योंकि कई सोशल साइटों पर भी लोगों ने पूछा, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो, तो लोगों को अभी ये अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि ये किस जगह पर इसका केंद्र रहा होगा। लेकिन जो भूकंप का झटका था इतना जरूर था कि लोग बाहर निकल जाएं की वजह से, प्रशांत, और यही वजह हुई भी और लोग उससे बाहर भी निकले डर की वजह से। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, लेकिन जो सबसे खास बात यह है कि लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में ही हैं और घर में रहने के लिए उन्हें लगातार कहा भी जा रहा है कि वो बेवजह बाहर ना निकले। लेकिन जब भूकंप आता है तो अक्सर लोग बाहर निकल आते हैं। किस तरह के हालात इस दुविधा के वक्त देखने को मिले हैं दिल्ली एनसीआर में? देखिए, जिससे लगभग 5 से 7 सेकंड के बीच का दरमियान इतना समय रहा होगा भूकंप का, और उसके बाद ही, क्योंकि जब तक लोग समझ पाते तब तक भूकंप का जो झटका था वो निकल गया था, लेकिन लोगों ने महसूस किया और उसके बाद तुरंत ही लोग अपने घरों से भागते हुए बाहर आए। हालांकि प्रतिक्रियाएं जरूर मिली, लेकिन कोई ऐसा विजुअल अभी तक सामने नहीं आया जिसकी वजह से लोगों का पता चल सके कि कहां पर है। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो दिल्ली का पश्चिमी जिला हो या फिर आउटर वेस्ट, सभी जगह से इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ताकि जिससे माना जा रहा है कि लोगों ने हर जगह पर घर के अंदर रहकर इस भूकंप के कंपन को महसूस किया है। लेकिन इसका जो केंद्र है वो किस जगह पर है, इसको लेकर अभी कुछ देर बाद ही साफ हो सकेगा। प्रशांत, तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए हैं। राजधानी दिल्ली में, दिल्ली से ही लगे हुए कुछ हरियाणा के और उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद इलाकों में भी भूकंप के ये झटके लोगों ने महसूस किए। लॉकडाउन के वक्त ज़्यादातर लोग घर के भीतर ही हैं और ऐसे में जब झटके महसूस किए गए, बड़ी इमारतों से कुछ हद तक के लोग बाहर भी निकले इस डर में कि भूकंप से कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन एक ही झटका तेजी से लोगों ने ये महसूस किया है दिल्ली एनसीआर में, और कोई बड़ी दिक्कत इसके बाद महसूस नहीं हुई है। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि इससे कोई बड़ा नुकसान हुआ हो दिल्ली एनसीआर में। लेकिन भूकंप के ये झटके दिल्ली एनसीआर में, राजधानी क्षेत्र में महसूस किए गए हैं। दीपक, क्या और पता चल पाया है? रिक्टर स्केल पर कोई तीव्रता आंकी गई हो? अब तक की कोई जानकारी आधिकारिक तौर पर दी गई हो? देखिए, एक समय लगता है प्रशांत, कुछ देर बाद ही ये साफ हो सकेगा कि रिक्टर स्केल में इसकी जो क्षमता थी वो कितनी थी। लेकिन जहां तक गाजियाबाद, एनसीआर और नोएडा, दिल्ली का जो अगर सामने की बात करें तो यहाँ पर लोगों ने जरूर इसे 5 से 7 सेकंड के बीच में महसूस किया है और उसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए, क्योंकि एक डर था लोगों के बीच में कि अचानक ये सब क्या हुआ, क्योंकि कंपन जो था वो उसकी जो तीव्रता थी कहीं ना कहीं उसने परेशान किया लोगों को, और यही वजह है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। और क्योंकि जाहिर सी बात भूकंप है तो एक डर मन में जो है लोगों के था, और इसी वजह से लोग जान बचाने की खातिर बाहर निकले हैं। लेकिन कहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं रही थी या फिर किस तरह से इसका केंद्र कहां पर था, अभी तक इस बारे में खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन कुछ देर बाद इसका खुलासा हो पाएगा कि इसकी तीव्रता क्या थी और इसका केंद्र किस जगह पर था। भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर आसपास के इलाकों में लोगों ने महसूस किए हैं, लेकिन सबसे खास बात यह कि किसी तरह के कोई नुकसान की इसमें खबर नहीं है। हालांकि दुविधा की इस घड़ी में, जबकि लॉकडाउन का वक्त है, लोग घरों में ही मौजूद हैं। बड़ी इमारतों से कुछ हद तक लोग बाहर निकलकर भी ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं हो गई है। लेकिन ये भूकंप का तगड़ा झटका दिल्ली एनसीआर में, खासतौर पर राजधानी दिल्ली, इसी से लगे हुए हरियाणा के कुछ हिस्से और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का नोएडा और गाजियाबाद, वो इलाके हैं जहां पर तगड़े झटके महसूस किए गए। लेकिन कोई बड़ा नुकसान नहीं है। हालांकि दुविधा में लोग घर से बाहर जरूर निकले थे, लेकिन कोई बड़ा नुकसान ना देख वापस घरों में लौटे हैं लोग। लेकिन ये एक बड़ा झटका दिल्ली एनसीआर में महसूस किया गया है। कोई बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है इससे, लेकिन घरों में मौजूद लोगों ने ये झटके को महसूस किया है। दीपक, क्या अब पता चल पा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका कौन सा रहा है इस भूकंप से?
देखिए प्रशांत, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम ये ऐसे इलाके हैं जहां पर इस कंपन को, भूकंप के कंपन को महसूस किया गया था। लोग अपने घरों में थे, अचानक वो घर से बाहर निकल कर आए हैं, क्योंकि जिस तरह से भूकंप का जो समय था वो लगभग 5:45 का था और उसके दौरान ही लगभग 7 सेकंड के आसपास ये कंपन रहा था, और जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि एक डर था, एक खौफ था कि भूकंप आ गया है। और इसकी वजह से हालांकि अभी तक इसकी तीव्रता कितनी थी और साथ ही इसका जो केंद्र था वो किस जगह पर था, इसको लेकर भूगर्भ वैज्ञानिक अभी पता लगाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही साफ हो पाएगा कि कितनी इसकी तीव्रता रही होगी। लेकिन लोग जो है अलग अलग इलाकों से ये अपने अपने घरों में बाहर निकल कर आए थे और अभी भी लोग घर के अंदर नहीं जा पाए हैं। और ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 3.5 तीव्रता का ये भूकंप दिल्ली एनसीआर इलाके में महसूस किया गया। कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, जानो माल का कोई नुकसान इससे नहीं हुआ, लेकिन सबसे अहम बात ये कि लॉकडाउन के वक्त सभी लोग घरों में इस वक्त हैं और ऐसे में ये भूकंप का झटका महसूस किया गया दिल्ली में। दिल्ली से ही लगा हुआ हरियाणा का गुरुग्राम और दिल्ली से ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश का नोएडा और गाजियाबाद खासतौर पर भूकंप से ये प्रभावित इलाके थे। भूकंप की तीव्रता 3.5 आंकी गई है। ये एक ऐसा भूकंप का झटका जिसे लोगों ने तो महसूस किया, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जान माल का नुकसान इस भूकंप से नहीं हुआ है। दीपक, लेकिन ये एक बड़ी दुविधा की भी घड़ी रही होगी लोगों के लिए कि लॉकडाउन के वक्त उन्हें घर में रहना है, लेकिन भूकंप का झटका भी उन्होंने महसूस किया 3.5 तीव्रता का।